तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, या आप इसको हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल पेपर कह लीजिए या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर कह लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपका 20 तारीख को 20 फरवरी, जी हाँ बच्चों 20 फरवरी 2023 को जो एग्जाम होने वाला है ना, आपका बोर्ड एग्जाम, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 20 तारीख के एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जो पेपर का पैटर्न हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सेम वही पैटर्न आपका जो 20 तारीख का पेपर आएगा ना, उसके अंदर फॉलो किया जाएगा। यानी उसी पैटर्न में जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना ये पेपर, इसी पैटर्न में आपका पेपर होगा 20 फरवरी 2023 को जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वीडियो को कंप्लीट देखना और इस पेपर को समझना। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें और भी ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे ना, ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, तो अगर आप देखता हूं मैं कितना ज्यादा बच्चे लाइक करते हैं इस वीडियो को, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे ना, उससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम और भी सब्जेक्ट के आपके लिए सैंपल पेपर्स लेकर के आएंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, जिसको हिंदी में ही आप कह लीजिए हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो होता है, एक हिंदी इलेक्टिव होता है, एक हिंदी कोर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास कौन सा है। ज्यादातर जो मैं जहां मैं रहता हूँ वहां पर ज्यादातर बच्चों का हिंदी ऐच्छिक है। ठीक है, तो हिंदी इलेक्टिव का हम लोग पेपर देख रहे हैं। और जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा ना, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। उसका फ्रंट पेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक आपको सीरीज लिखा हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन पेपर का अपना सेट नंबर होता है। जो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका सेट 1 है। 4 सेट आते हैं बेसिकली, सेट 1 2 3 4। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो सेट हमारा 1 होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कोड नंबर भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। रोल नंबर के लिए यहाँ पर अलग से सेक्शन दिया हुआ रहता है। तो कुछ इस तरह से आपको बोर्ड का जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना, वो देखने को मिलेगा। नीचे चले तो यहाँ पर नोट करके कुछ बातें लिखी गई हैं कि कृपया जांच कर लीजिए कि ये जो आपका प्रश्न पत्र है, इसके अंदर आपको 24 प्रिंटेड पेजेस देखने को मिल रहे हैं। यानी छपे हुए जो पेज है ना, वो 24 है हमारे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है, जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नीचे चले तो और कुछ बता रखा है, जैसे कि कृपया जांच कर लीजिए कि ये जो प्रश्न पत्र है, इसके अंदर आपका 14 प्रश्न यानी कि 14 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, कहीं उससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग लास्ट में चले तो 5वें नंबर पर बता रखा है कि 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए, यानी क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। आपका 10:30 बजे से पेपर शुरू होगा, तो 10:15 पर आपको पेपर दे दिया जाएगा और 10:30 बजे बोला जाएगा कि आप अपना पेपर शुरू करें। यानी कि ये जो 15 मिनट का समय है ना, इसमें जो छात्र है यानी कि आप जो रहेंगे, वो केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस टाइम में क्वेश्चन पेपर जो है उसको देख करके अपना आंसर कुछ नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो केवल और केवल इस टाइम में आपको अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से आपका लिखा हुआ आएगा हिंदी के पेपर के अंदर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हिंदी के पेपर की, तो 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अधिकतम अंक जो रहने वाला है वो 80 रहने वाला है, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश बता रखा है। सामान्य निर्देश आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप सामान्य निर्देश पढ़ते हैं तो आपको पेपर का एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है। तो देखिए सामान्य निर्देश के अंदर यहाँ पर क्या बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ और खंड ब, यानी कि टोटल इसके अंदर 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसको आप कह सकते हैं खंड अ या ब कह लीजिए। और टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो आपका खंड अ होगा यानी कि सेक्शन ए जिसको आप कह सकते हैं, उसके अंदर 48 वस्तु
परक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो अभी जब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बता रखा है कि जो आपका खंड ब होगा यानी कि सेक्शन बी जिसको आप कह सकते हैं, इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसके अंदर पूछे जाएंगे, मतलब कि जिसका आपको लिख करके उत्तर देना है। और इसके अंदर आपको चॉइस भी यानी अथवा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। निर्देशों का पालन करते हुए अपना आंसर आपको लिखना है। कुछ और बातें भी है जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही जो आपका 20 फरवरी 2023 को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने पेपर को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और कैसे उसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड अ के अंदर, जिसको आप सेक्शन ए भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, यानी कि ये जो गद्यांश दे रखा है इसको ध्यान से पढ़ लो और जो आपको सही आंसर लगता है उसका आपको उत्तर देना है। बेसिकली यहाँ पर आपको एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछे जाएंगे और ये पैसेज है इसको आपको पढ़ना है। 10 नंबर का ये पैसेज रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये पैसेज आप देख सकते हैं, ये गद्यांश आपको दे रखा है। किस पे दे रखा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द है और इनके अर्थ भी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो पैसेज है, ये जो गद्यांश है, ये संस्कृति और सभ्यता के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर आप बाकी पूरा का पूरा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है, क्योंकि अगर पूरा पढ़ूंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी इसी के अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पैसेज आया हुआ है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। तो इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे कि गद्यांश में सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है, क्योंकि जो सभ्यता है उसको बाहरी तरक्की क्यों बताया गया है? तो वो इसलिए बताया गया है क्योंकि सभ्यता जो है ना वो आपका भौतिक साधनों की द्योतक है, इसीलिए सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है। अकॉर्डिंग टू आपका ये जो पैसेज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर क्रमशः है, यानी कि जो सभ्यता है और संस्कृति है उसके अगर हम लोग मूलभूत अंतर की बात करें, बेसिक डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है? तो वो है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, मूलभूत अंतर इस तरह से आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं सभ्यता और संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि संस्कृति को महीन चीज कहने से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति जो है उसको लेखक महीन चीज क्यों कह रहा है? मतलब महीन चीज मतलब छोटे से छोटा कण वाला जो होता है ना, उस तरह से महीन चीज क्यों कह रहा है? तो इससे लेखक जो है, राइटर जो है, वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं संस्कृति के बारे में? तो वो सिद्ध करना चाहते हैं कि ये संस्कृति जो है ये अति सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस तरह से घ वाला जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से सभ्यता के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं सभ्यता की तो इसके संदर्भ में कौन सा वाक्य, कौन सा सेंटेंस सही है? तो यहाँ पर आपका ये जो ख वाला विकल्प है, यानी कि सभ्यता मानव के विकास का विधायक गुण है, ये वाला आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो आपका क्वेश्चन है ना ये पैसेज में से ही पूछ रहा है और आंसर भी उसी में से आपको ढूंढ करके देना होगा। तो आप मत ये मतलब ये मत सोचिएगा कि सर कहाँ से बता रहे हो क्वेश्चन, कैसे आंसर निकाल रहे हो। सारा आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा। अगर आंसर नहीं भी मिलेगा ना डिट्टो, तो आपको हिंट जरूर मिल जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसी पहले का पांचवा है कि संस्कृति की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो संस्कृति की जो प्रवृत्ति होती है वो आदाय और प्रदाय यानी कि आदान प्रदान जो होता है ना उस टाइप की होती है। ठीक है, तो क वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कि मकान के लिए नक्शा पसंद करना हमारी संस्कृति का परिचायक है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि। ठीक है, यानी कि मकान के लिए जो नक्शा पसंद करते हैं ना हम लोग, वो हमारी संस्कृति का परिचायक होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी सोच समझ को उजागर करता है ये चीजें। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, मतलब कि ये वाला विकल्प आपको लिखना है। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अन्य संस्कृतियों का लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करना दर्शाता है संपन्नता। अन्य जो संस्कृतियां होती है ना, उनका लाभ उठा करके अपनी संस्कृति का विकास करना दर्शाता है संपन्नता। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे ना, आपके क्लास में एक टॉपर होता है, ठीक है, क्या होता है, एक टॉपर, ठीक है। तो जो टॉपर होता है ना, वो बहुत दिमाग वाला बंदा होता है, ठीक है। वो अपना 100% बोलते हैं ना, ब्रेन यूज कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो ना अपने आसपास वाले बच्चों को एक तो पढ़ने नहीं देगा, और पढ़ने भी देगा ना तो थोड़ी थोड़ी चीजें उनसे लेगा। किसी से कुछ चीज सीख लिया, किसी से कोई सा कॉन्सेप्ट सीख लिया। होता है ना, एक क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हर एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है। किसी का मैथ अच्छा होता है तो किसी का, मैथ तो छोड़िए, किसी का मान लीजिए कि पॉलिटिकल अच्छा है आपकी क्लास में, तो किसी का हिंदी अच्छा होता है, तो किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है। तो जो टॉपर होता है ना, वो क्या करेगा, ऐसे ही बच्चों को अपना दोस्त बना लेगा, ऐसे ही क्लासमेट को, ठीक है। तो जिसका हिंदी अच्छा है उससे हिंदी सीख लेगा, ताकि हिंदी का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए वो अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। और आपको टॉपर बनना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप, हम पढ़ा रहे हैं आपको, बस आपको जितने सैंपल पेपर हम लोग करा रहे हैं ना, सारा करके जाइए, मजा आ जाएगा आपको पेपर करने में। और मैं इस चीज का ना गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप सारे सैंपल पेपर करके गए, प्लस में आपने खुद से थोड़ा बहुत मेहनत कर लिया ना भाई, अच्छे मार्क्स लाने से ना यमराज भी नहीं रोक सकता है आपको, ये सोच लीजिए, ठीक है। तो ये है, तो टॉपर क्या करेगा, पहले हिंदी वाले से थोड़ा सीख लेगा, फिर इंग्लिश वाले से थोड़ा सीख लेगा, तो इस तरह से करके वो टॉपर बनता है। तो उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि अन्य संस्कृतियां जो होती हैं उनका लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का जो विकास करते हैं ना, वो संपन्नता को यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका घ वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि मनुष्य की मनुष्यता इसी बात में निहित होती है कि वो क्या होता है, मानसिक त्रुटियों पर नियंत्रण पाने के लिए चेष्टावान रहे, ठीक है। यानी कि मनुष्य की जो मनुष्यता होती है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो मानसिक त्रुटियां है, यानी कि जो दिमाग वाली गलतियां हैं, उस पर कितना वो कंट्रोल कर सकता है, कितना इस पे चेष्टावान बना रह सकता है, ठीक है। तो जो आपका घ वाला विकल्प है इस क्वेश्चन के अंदर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है हमसे, कि आदमी और जानवर का भेद समाप्त होना दर्शाता है, वो दर्शाता है चारित्रिक पतन से। जब किसी का कैरेक्टर लूज कर जाता है ना कोई बंदा, तो वहां पर आदमी और जानवर का भेद समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा बंदा है आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास रहने वाला, और वो क्या करता है कि 4-5 लोगों के पैसे लेकर के भाग जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने अपना कैरेक्टर खराब कर लिया। इतने सालों तक उसने जो इज्जत अपनी बनाई थी ना, पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में जो उसकी इज्जत थी कि हाँ ये फलाना नाम का बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल नाम का बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है यार, सबकी बात मानता है और सबके कामों में ये मदद करता है। लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ कि 4 बंदों से उसने 10-10 हजार रुपए कर्जा ले रखा था और 40 हजार रुपए लेकर के वो भाग गया, ठीक है। तो क्या होगा, एकदम से उसके लिए सबके दिमाग में आ जाएगा कि यार ये बहुत बेकार कैरेक्टर का बंदा है, इसने अपना चरित्र जो है वो पतन कर लिया, चारित्रिक पतन कर लिया, उसने अपना कैरेक्टर लूज कर गया बंदा, ठीक है। तो वहां पर उस सिचुएशन में क्या होता है, आदमी और जानवर का जो भेद होता है ना, वो समाप्त हो जाता है, ये चीज हमें दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, पहले का 10वां, क्या पूछ रहा है कि सुसंस्कृत व्यक्ति जो होता है उससे तात्पर्य होता है, तो उससे तात्पर्य होता है विकार मुक्त व्यक्ति, ठीक है। यानी कि बीमारियों से मुक्त होता है वो बंदा, एकदम बढ़िया बंदा होता है ना, वो होता है हमारा सुसंस्कृत व्यक्ति, ठीक है। तो घ वाला विकल्प जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप बच्चों चाहते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते हैं, जो कि बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार की वीडियोस को बनाने में, ठीक है। क्योंकि सैंपल पेपर बनाना होता है, पूरा डिजाइन करना होता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, 4 घंटे 5 घंटे भी लग जाते हैं एक सैंपल पेपर को बनाने में आपके लिए, ठीक है। तो इतनी हार्ड वर्क को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम और सब्जेक्ट, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर लाए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। पहला वीडियो है, मैं देखता हूं कितने ज्यादा बच्चे जो है इस वीडियो को लाइक करते हैं, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट सैंपल पेपर्स आपके लिए लाता रहूंगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको, जो हमारा सेक्शन ए जो रहने वाला है ना पूरा, वो इससे पहले भी मैंने प्री बोर्ड में भी ये कराया था, ठीक है। ये इसी टाइप का आपका आएगा, तो कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने लिए हैं सेक्शन ए के अंदर, ठीक है। बट सेक्शन बी जो रहेगा आपका कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा, ठीक है, जो मैंने अभी तक आपको कराया भी नहीं है, और उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा।
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटा भी बजा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ क्या कह रहा है कि नीचे दो अपठित काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके आपको लिखने हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा, 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर टोटल दिए जाएंगे। अगर 8 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आपको 8 मार्क्स यानी 8 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो दो आपका काव्यांश है, दो में से कोई एक करना है, मतलब चॉइस मिल गया आपको अथवा मिल गया। ठीक है, और अथवा आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं काव्यांश नंबर 1। यहाँ पर क्या है, इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कूटी पीटी हर बार बिखेरी गई, किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी, आशा में निश्चल पल जाए। तो इस तरह से आपका ये काव्यांश दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा इसको रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए ना बच्चों, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि कुम्हार को कठोर रहने से कवि कुम्हार की किस प्रवृत्ति को उजागर करता है। तो कवि जो है ना, यानी कि जो आपका यहाँ पे पोएट है, वो कुम्हार की दृढ़ संकल्पी जो भावना है उसको उजागर कर रहा है कि कुम्हार जो है वो कठोर तो रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि वो दृढ़ संकल्पी बन रहता है। वो अपना जो संकल्प ठान लेता है, जो एम बना लेता है ना, वो उस पर टिका हुआ रहता है। ठीक है, तो पहले का आपका ख जो है विकल्प, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि मिट्टी के गल जाने पर भी उसका विश्वास अमर व अटूट रहता है, क्योंकि मिट्टी जो है वो आपका चिरस्थायी होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा घ जो है यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि ऋतुओं के अनुसार मिट्टी का रोना हंसना झूमना विश्लेषित करता है कि, वो क्या विश्लेषित करता है कि सबके अनुकूल स्वयं को वो ढाल लेती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ख वाला जो विकल्प है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि 49 मेघ 49 पवन के माध्यम से कवि का क्या आशय है। तो कवि का आशय है कई बार या असंख्य बार का संकेत देना। ठीक है, तो इस तरह से आप ग वाला जो विकल्प है उसको लगा सकते हैं टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी का भावार्थ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि ये तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी का भावार्थ है। इसमें क्या होगा आपका, ये होगा आपका मूक मिट्टी को मनुष्य इच्छा अनुसार रूप प्रदान करता है। जो मिट्टी होती है ना, उसको मनुष्य अपने अकॉर्डिंग उसको रूप दे देता है। घड़ा बनाना है, घड़ा बना लो किसी भी रूप में। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो आपका बच्चों की जो गुड़िया होती है ना, उसी समान भोली मिट्टी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप पांचवे जो क्वेश्चन है, वो दूसरे का पांचवा, उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, दूसरे का छठा कि पेड़ पौधों का लहराना मिट्टी की किस क्रिया को दर्शाता है। तो वो दर्शाता है थिरकना को। ठीक है, तो क वाला जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अनेक रूप धारण करने के बाद फिर से मिट्टी में विलय होना कविता की निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है, 100 बार बने 100 बार मिटे। इस चीज के बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इन पंक्तियों के को अगर हम लोग स्पष्ट होता है, मतलब अगर हम लोग इस कविता के इन पंक्तियों के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर हमें स्पष्ट होता है 100 बार बने 100 बार मिटे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आठवां देखिए कि कविता का संदेश है। कविता का संदेश क्या है कि मिट्टी की महिमा द्वारा प्रेरणा देना, ये कविता का संदेश है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा या चॉइस कह लीजिए, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला वो जो क्वेश्चन है वो नहीं आता तो नीचे वाला ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में दूसरा काव्यांश दे रखा है बेसिकली, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं काव्यांश नंबर 2। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस काव्यांश में अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा, इस तरह से ये दे रखा है। तो इसको आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम डायरेक्ट जो इसका क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और पूरा ध्यान से रीड कर लीजिए क्योंकि इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको आंसर देना है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सेकंड हमारा काव्यांश दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको देख ही सकते हैं, इस तरह से दे रखा है।
चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि इन पंक्तियों में कवि का निश्चय प्रकट होता है कि वह क्या है, वह अपने लक्ष्यों को पाकर रहेगा। ये कवि का निश्चय प्रकट होता है कि भैया कुछ भी हो जाए मैं तो अपने एम को पाकर ही रहूंगा। वो होता है ना एक अंदर से एटीट्यूड आ जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं ये चीज करके रहूंगा चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि का जो निश्चय है ये प्रकट होता है। ठीक है, तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कि कवि का तैयार होना दर्शाता है कि वह, कवि जो तैयार हो रहा है तो ये क्या दर्शा रहा है, तो वो दर्शा रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार हो रहा है। ये नहीं कि सूट पैंट और कोट टाई लगा के तैयार हो रहा, नहीं, कवि जो तैयार हो रहा है ना वो दर्शा रहा है कि वो मेंटली एंड फिजिकली यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो क वाला जो विकल्प है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कि घबराओ मत मैं क्षितिज पर जा रहा हूं, पंक्ति का भाव क्या है। यानी कि आपको एक पंक्ति दे दिया कि घबराओ मत भैया मैं क्षितिज पर जा रहा हूं, तो ये पंक्ति का भाव क्या बताने का प्रयास कर रहा है, मतलब ये लाइनें क्या बताने का प्रयास कर रही है, तो ये प्रयास कर रहा है कि प्राप्य को पाने के लिए सावधान। ठीक है, तो ये आपका जो घ वाला विकल्प है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि सूरज द्वारा लोगों के जीवन में सुख समृद्धि एवं प्रकाश का आगमन होता है। यह कथन दर्शाता है कि सूरज क्या है, सूरज जो है प्रतीकात्मक है। क्या है बच्चों, सूरज प्रतीकात्मक है। तो ख जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कि सूरज जाएगा भी तो कहां, उसे यही रहना होगा। कथन क्या दर्शाता है, कथन दर्शाता है स्थायित्व को, कि यानी कि सूरज किधर जाएगा भाई, रहेगा तो इधर ही, तो ये दर्शा रहा है कि उसका स्थायित्व टिका हुआ है एक जगह पर। ठीक है, तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कविता का संदेश क्या है, तो कविता का संदेश है उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पी रहना। यानी कि जब तक आपका उद्देश्य जो है, जो आपका मोटिव है वो आपको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप दृढ़ संकल्पी रहे। यानी कि जब तक आप कह लीजिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जब तक आप अपना बोर्ड एग्जाम नहीं दे देते तो जी जान लगा करके पढ़िए, जी जान लगा करके सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ आप जो अपना नोट्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते रहिए, जब तक आप अपने संकल्प को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो यही यहाँ पर कविता का संदेश भी दिया जा रहा है और मैं भी आपको यही संदेश दे रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ कि भैया लग जाओ, अब तो बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। ठीक है भैया, चलो अगला देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कथन और कारण यानी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन दे दिया है, आपको दोनों को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कथन जो है हमारा यानी कि स्टेटमेंट कह लीजिए या असर्शन कह लीजिए, ये क्या कह रहा है कि तुम जो साहस की मूर्ति हो ना, तुम जो धरती का सुख हो, ये हमारा यहाँ पर कथन यानी असर्शन कह रहा है। अब कारण यानी कि रीजन क्या कह रहा है कि कवि स्वयं को साहस की मूर्ति मानता है जो धरती के जीवों के लिए सुखद परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है घ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि कथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है ना उसकी गलत व्याख्या करता है। ठीक है, तो घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कविता के संबंध में इनमें से सही है कि वह अदम्य साहस का धनी है। ये कविता के संबंध में यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो अदम्य साहस का धनी है भैया। ठीक है, तो इस तरह से आपका घ वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त जो विकल्प है उसका आपको चयन करना है और 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तीसरा क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे बेसिकली, और 5 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि राजप्पा नायडू ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के दफ्तर में अपना आवेदन दिया। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उन्हें अलग डेस्क पर काम करने के लिए कहा गया। यह दर्शाता है कि वह क्या है, वह उप संपादक के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि राजप्पा नायडू है, उसने एक अच्छा खासा प्रतिष्ठित समाचार पत्र के दफ्तर में आवेदन किया यानी अप्लाई किया
और जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई यानी कि प्रोसेस पूरा हो गया, उसके बाद उन्हें अलग डेस्क दे दिया गया काम करने के लिए। तो ये दर्शाता है कि वो क्या है, उप संपादक के पद पर सिलेक्ट हो गए कि भैया आप उप संपादक बन गए हो। तो ग वाला जो हमारा विकल्प है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तीसरे का दूसरा, कि विशेष लेखन की शब्दावली के उचित मिलान को दर्शाने वाले विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर अ और ब में दे रखा है, तो मैं आपको मिलान करके ही डायरेक्ट बता देता हूँ। पहले का आपका तीसरा होगा, यानी पर्यावरण जो है आपका वो आर्द्रता, ये आपको हो जाएगा। दूसरा जो है आपका व्यापार, वो हो जाएगा आपका तेज डीए करके हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है आपका खेल, ये हो जाएगा आपका रौंदा। ठीक है, और जो चौथा है आपका शेयर बाजार, ये हो जाएगा आपका सेंसेक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलान करना था। तो इस हिसाब से जो आपका सही विकल्प होगा ये ख वाला होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके आगे चलें तो अगला देखिए, दे रखा है कि दिए गए कथनों में से अंशकालिक पत्रकार के लिए सही कथन का आपको चयन करना है। देखिए पत्रकार तीन तरह के होते हैं, एक अंशकालिक, एक पूर्णकालिक होता है, और एक इसी तरह का होता है अंशकालिक, पूर्णकालिक, और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के पत्रकार होते हैं। तो इसमें से जो अंशकालिक पत्रकार होता है ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो अंशकालिक पत्रकार जो होता है वो स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है, जिसको हम लोग अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ख वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन कि ड्राई एंकर वह होता है जो चित्रों के बिना खबरों के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, वो ड्राई एंकर कहलाता है। जैसे आपने टीवी पे देखा होगा ना कि आज हम लोग लेके आए हैं एक ताजा ताजा खबर जो कि आपको बहुत ज्यादा ताजा कर देगा, ये देखिए, बिना चित्र के, इमेज नहीं है उसके पास कोई भी। ठीक है, तो चित्रों के बिना खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे जो बताता है वो हमारा ड्राई एंकर कहलाता है। ठीक है, तो घ वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एंकर वाइड जो है वो कौन देता है। ठीक है, एंकर वाइड जो है वो कौन देता है, तो वो प्रत्यक्षदर्शी जो होता है ना वो देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं सही विकल्प चुन करके। बेसिकली एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, और इस बार 2023 में जो अभी आपका पेपर होने वाला है 20 फरवरी को हिंदी का, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन दबा के आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ही मत लीजिए। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मतलब आप और भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स और अपने नोट्स वगैरह की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, चौथा क्वेश्चन। एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 6 क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही देते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। काव्यांश इस तरह से आपका दे रखा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भर जलद धारा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वही की जहां कली तू खिली। तो इस तरह से आपका ये काव्यांश दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भर जलद धरा को ज्यों अपार पंक्ति द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया है, तो स्नेह जो होता है ना, एक तरह का लगाव जो है ना, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ग हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कवि स्वयं को भाग्यहीन कहकर क्या सिद्ध करना चाहता है। कवि जो है ना, पोएट जो है, वो खुद को अनलकी बोल करके, भाग्यहीन कहकर वो क्या प्रूव करना चाहता है, क्या सिद्ध करना चाहता है, तो वो सिद्ध करना चाहता है पारिवारिक सदस्यों से विछोह जो हो रहा है ना, उस चीज को यहाँ पर दिखा रहा है कि जो पारिवारिक सदस्य है उनसे एक तरह से जो दूरियां बढ़ रही है ना, उसको दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो केवल दूसरा वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि पुत्री सरोज की मृत्यु असमय हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी ये सब नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही है क्वेश्चन, यहाँ पर विचार कर लिया आपने, फिर बोलेगा कि इन कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा, तो आपको बताना है। तो केवल जो आपका दूसरा है वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है
कि हो इसी कर्म पर वज्रपात के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह जो है प्रतिकूलताओं के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो प्रतिकूलताएं हैं ना उनके सामने वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप घ वाला विकल्प लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, कि दुख ही जीवन की कथा रही के माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो इसके माध्यम से क्या प्रकट हो रहा है? वियोगावस्था। जो दूरियां बढ़ रही है ना, वियोग बढ़ रहा है, तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही है। ठीक है, तो इसके माध्यम से यही प्रकट हो रहा है, वियोगावस्था। ठीक है, तो वियोगावस्था जो ग है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या कहूं आज जो नहीं कही। पंक्ति के माध्यम से कवि की स्वाभाविक विशेषता बताने के लिए सूक्ति कही जा सकती है, वो आप बताना है आपको। तो वो है आपका विथा मन की राखो गोए। तो ख वाला जो विकल्प है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग आगे हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर जो है आपको लिखने हैं, बेसिकली विकल्प चुन करके, यानी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है भैया। ठीक है, और 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका 5वां क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने 6 क्वेश्चन का आंसर सही लिख दिया तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, गद्यांश देखिए क्या दे रखा है आपको यहाँ पर। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक में भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खासकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये गद्यांश दे रखा है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि बच्चे के मुख पर रंग बदल रहे थे। इस पंक्ति के आधार पर आकलन करने से ज्ञात होता है कि बच्चे में उठ रहे भाव डैश के हैं। तो बच्चे में जो भाव उठ रहे थे ना, वो थे आपके अंतर द्वंद्व के भाव। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ग वाला विकल्प है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कि गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही है। तो गद्यांश के आधार पर अगर हम लोग वाक्यों की बात कर रहे हैं ना, तो वो है आपका शिक्षा प्रणाली पर व्यंग किया गया है। जो शिक्षा प्रणाली है ना भैया, उस पर यहाँ पर व्यंग किया गया है। ठीक है, तो ख वाला जो विकल्प है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा क्वेश्चन कि बालक द्वारा धीरे से लड्डू कहना दर्शाता है। बालक ने धीरे से बोला ना कि लड्डू मतलब मैंने तो तेज बोल दिया यार, बालक ने धीरे बोला था। ठीक है, कि लड्डू, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कृत्रिमता का लंबादा उतर गया। ठीक है, तो इस तरह से ये दर्शाता है। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर कि अब मैंने सुख की सांस भरी के माध्यम से कह सकते हैं कि वह जो है स्तारानुसार शिक्षा के पक्षधर है। तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कि गद्यांश हमें संदेश देता है। गद्यांश जो है हमने जो पढ़ा, जो देखा, उस वो क्या मैसेज दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है? तो वो संदेश दे रहा है कि स्वाभाविक विकास हेतु सहज एवं आनंदपूर्ण वातावरण होना चाहिए। तो क वाला विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो सही लगता है उसका आंसर आपको लिखना है, मतलब वो विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर जो कथन है ये आप देख सकते हैं। कथन ए जो है वो क्या है कि लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। इस तरह से कथन कह रहा है। और कारण क्या कह रहा है कि बालक द्वारा लड्डू मांगा जाना वृक्ष के हरे पत्तों के समान इंगित करता है। ठीक है, तो ये कारण कह रहा है। तो इसमें से आपको बताना है कथन सही है, कारण सही है, क्या है सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पर आपका घ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि कथन ए सही है, लेकिन जो कारण आर है उसकी गलत व्याख्या करता है, गलत एक्सप्लेनेशन करता है। तो घ वाला विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका जो आपको सही विकल्प लगता है, मतलब ये सही उत्तर है तो ये सही विकल्प होगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको चुन करके बताना है। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है।
ठीक है। और छठा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होने वाला है। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनका आपको सही जवाब देना है। और अगर आप पांचों क्वेश्चन के सही जवाब देते हैं तो 5 नंबर जाहिर सी बात है मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विस्कोहर की माटी पाठ के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कथन दे दिया। पहला कथन है कि पाठ में मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल निहित है, तो ये तो आपका सही है। चलो, दूसरा बोल रहा है कि जीवन की स्थितियां ऋतुओं के साथ बदलती है। बिल्कुल भाई, जो हमारा जीवन का स्थिति होता है ना, लाइफ का स्टेटस जो होता है, वो आपका एक तरह से कह लीजिए रोलर कोस्टर राइड के समान है। ठीक है, कभी अच्छा होता है तो कभी खराब स्थितियां पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है। और यहाँ पर तीसरा क्या है कि प्रकृति के प्रकोप को ग्रामीण जीवन झेलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा क्या है कि ग्रामीण जीवन में प्रकृति के प्रति अलगाव होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो ग्रामीण जीवन होता है ना, वहाँ प्रकृति के प्रति लगाव होता है। वो गांव के लोग जो होते हैं ना, प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। बल्कि अगर हम लोग शहर की बात करें तो शहर वाले उतना प्रकृति उकृति से जुड़े हुए नहीं होते, दबा के फैक्ट्री उक्ट्री लगा देते हैं, अगर पॉल्यूशन फैलाओ भाई पैसा कमाना है। लेकिन गांव वाले ऐसा नहीं होते, गांव वाले बिल्कुल भोले भाले होते हैं और वो प्रकृति को प्यार करते हैं, उसके साथ अपना जीवन का गुजर बसर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो तीनों स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, लेकिन ये जो चौथा वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो घ वाला विकल्प है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की असभ्यता बन गई है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रदूषण। जो ये विकास वाली सभ्यता है ना, ये विकास की औद्योगिक सभ्यता ये उजाड़ की असभ्यता बन गई है, यानी उजाड़ रही है इस दुनिया को। तो इसका क्या कारण है? तो प्रदूषण जो है ना इतना फैला रही है सभ्यता, विकास की औद्योगिक सभ्यता, कि ये उजाड़ की अब सभ्यता बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दोहड़ा सांप, और तीसरा हो जाएगा कोइया जल पुष्प, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपके गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ख वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि अभिलाषाओं की राख से क्या तात्पर्य है? तो अभिलाषाओं की राख से तात्पर्य है आकांक्षा का अधूरा रह जाना। जो आकांक्षाएं होती हैं, जो एक तरह से मन में जो ख्याल होते हैं कि ये चीज मैं करूंगा, वो जब अधूरा रह जाता है ना, तो उसको अभिलाषाओं की राख आप कह सकते हैं। सूरदास वाले चैप्टर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग वाला विकल्प जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, छठे का पांचवा क्या पूछ रहा है कि कोई भी तालाब अकेला नहीं है। यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन दर्शाता है अनेक स्रोतों का जल मिला होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कोई भी तालाब अकेला नहीं है। ठीक है, तो यह कथन यह दर्शाता है। तो इस हिसाब से घ वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा खंड ब आ जाता है, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।